बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली सरकार का अनोखा कारनामा। जो शख्स गुज़श्ता 2 सालों से बैरून मुल्क मुकीम है उसको भी वैक्सीन लगा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो नवंबर 2019 से लंदन में मुकीम है उनको भी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। ये खबर है आपके लिए। सोशल मीडिया पर कोरोना वैक्सीन कन्फर्मेशन के मैसेजेस वायरल होने के बाद कोरोना वैक्सीन के रिकॉर्ड के मुस्तनद होने पर बहुत से आम सवालात जो हैं वो खड़े हो गए। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये वैक्सीन गुज़श्ता रोज़ यानी 22 सितंबर 2021 को लाहौर ही के एक अस्पताल में लगाई गई है। हुकूमत के कागजों में मियां नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बरतानिया में मुकीम है और उनका पासपोर्ट तक मनसूख किया जा चुका है। आज मरीम नवाज साहिबा से वैक्सीनेशन की जाली एंट्री से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने खबर को मज़ाक़ खेज करार देते हुए कहा कि हुकूमत की हर चीज़ की तरह इनकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जाली है। बड़ी मज़ाक़ खेज है, लेकिन मुझे ये तशवीश हुई कि अगर ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है। मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। दूसरी तरफ तर्जुमान नादरा का इस मामले पर कहना है कि नवाज शरीफ को वैक्सीन लगने के अंदराज से नादरा का कोई ताल्लुक नहीं है। NCOC पर वाज़े कर दिया है कि ये कार्रवाई महकमा सेहत पंजाब के अमले ने की है। जब मीडिया पर जाली वैक्सीनेशन से मुतालिक खबर को तंज मज़ाह और तनकीद का निशाना बनाया गया तो NCOC ने मियां नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड डेटा से ही डिलीट कर दिया और अब जाली वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड एंटर करने वाले वैक्सीनेटर नवीद अल्ताफ का नाम भी मंजर आम पर आ चुका है। इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महकमा सेहत से 48 घंटे में जाली वैक्सीनेशन से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी जाली डेटा एंट्रीज पर 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 45 को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह के जाली रिकॉर्ड से हमारे ही मुल्क की न सिर्फ बदनामी होगी बल्कि बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए मुश्किलात भी पैदा हो जाएंगी। फयाज़ उल हसन चौहान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जी, हमें इस मामले पर कुछ अगर मालूमात हमें दे सकें। बहुत शुक्रिया चौहान साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब ये हुआ कैसे, वैसे पहले ये तो समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो इस किस्म के केसेस हर मुल्क और हर माशरे के अंदर जो है ये फोजरीज और ये गोदखियाँ देखने को, सुनने को, रिपोर्ट होने को मिल रही है। अमेरिका और यूरोप के अंदर भी आपको इसमें इस किस्म के केसेस मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और हैरान चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर हर फोजरी, हर 420, हर फ्रॉड, हर फरेब, हर चीट के पीछे नवाज शरीफ या उसके खानदान का नाम ही क्यों होता है? नहीं, ये तो आप चौहान साहब, ये तो अब आप उनके ऊपर ना डालें। नहीं, पूरी बात सुन लेना। जी सुनाएं। अभी जो मेरी इन्वेस्टिगेशन या मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो नून लीग का कोई जनाब कारकुन है जिसने लगवाई है, ठीक है ना जी। अब वो नून लीग के कारकुन इतना मुतासर था अपने लीडर की जनाब वो फ्रॉड और फरेब की जनाब जो उसकी मशहूरी थी, उसने कहा यार मैंने जो चीज में फ्रॉड करना है मैं अपने से बड़े गुरु और करू के जना मैं उसका नाम और उसका शाखी कार्ड इस्तेमाल करूं। तो ये मैं समझता हूँ बड़े अफसोसनाक है और इसके ऊपर फौरी तौर पे पंजाब हुकूमत ने भी नोटिस दिया। पंजाब सुधार उसने जो भी किया चौहान साहब मोहब्बत में किया, जिस तरह से किया 2 नंबरी की, लेकिन ये जो सिस्टम है ना पंजाब की हेल्थ का उसका पोल खुल गया। अब सारे सिस्टम की ऐसी तैसी हो गई भाई। अगर जी शुरू में आपको कह दिया आप चले जाए, अभी नेट पे चले जाए, जाके इन्वेस्टिगेट कर लें क्या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ये चीज एक नेचुरल फिनोमेना है। जुराइम और जनाब 2 नंबर लोग हर केस के अंदर, हर इशू के अंदर, हर कैंपेन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, हर सोसाइटी और हर माशरे के अंदर। बुनियादी चीज होती है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्या हो रहा है। अभी फौरी तौर पे जनाब उस नवीद अल्ताफ को जनाब पकड़ लिया गया, फिर उसके बाद लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी लगा दी गई। लेकिन ये नवाज शरीफ का नाम ही क्यों हर चोरी और हर 2 नंबरी के पीछे, उसका शनाख्ती कार्ड क्यों, उसके हर फौजरी के पीछे आले शरीफ और बेगम सफदर अमान और नवाज शरीफ ही क्यों? बात यह है ये सैंबल बन चुके हैं। एक होता है सैंबल ऑफ सॉलिडेरिटी, एक होता है सैंबल ऑफ फौजरी, सैंबल ऑफ फ्रॉड। अच्छा, खबर ये भी आ रही है चौहान साहब कि नवीद अल्ताफ जो है वो यहाँ पर है ही नहीं, वो बाहर है कहीं। जी जो जिधर भी है वो नून लीग का, मेरी जो रिपोर्ट है मुझे एक सीनियर सहाफी ने बताया अभी कि वो कोई नून लीग का कारकुन है और उसने कहा यार किसी फ्रॉड करना ही है तो किसी फ्रॉडिये के नाम पे ही करूँ, है ना, चीट करना ही है तो किसी चीटर के नाम पे करूं, धोखा देना ही है तो किसी धोखेबाज के नाम से दूं। तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अगर वो नून लीग का कारकुन है तो फिर तो वो ऐसा नहीं समझता होगा ना, आपकी सोच मुख्तलिफ है। नहीं, उसकी सोच है ना। देखो बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, डिक्लेयर शुदा जो है ना एक चोर और एक जना
टीचर और एक छात्र। चले फयाज साहब, ये तो वो रिवायती आपके जुमले और कुछ तनकीद है ना। मुझे ये बताइएगा कि अब इस सिस्टम में खराबी को दूर कैसे करना है, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर इस तरह की चीजें मजीद सामने आती रहेंगी तो हम ये नहीं कर सकते कि वेस्टर्न ममालिक का मिसाल देखें हम अपनी जान छुड़ा लें। हमें अपना सिस्टम खुद ही दुरुस्त करना है। और पाकिस्तान आपको पता है कि किन मसाइल का शिकार हो जाता है। अभी आप देख लें हमारी क्रिकेट टीम के साथ जो हुआ है, उसके बाद फिर फैटफ के हवाले से मुश्किलात हमें दरपेश रहती है। तो हमें तो मेरे ख्याल में ज्यादा जो है वो चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो जो क्रिकेट टीम की बात है उस पे आपके सामने कल सारी पिक्चर आ चुकी है कि किस तरीके से इंडिया ने, नहीं वो मैंने एक मिसाल दी है चौहान साहब, वो मैंने एक मिसाल दी है। मेरी बात कंप्लीट हो जाए ना, किस तरह इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के बोगस में और 15 अगस्त को जो इंडियन प्लान्स नाकाम हुए अफगानिस्तान में, और वो शिकस्त मुर्दा गीदड़ उस अपनी दुम जनाब उसने दबाते हुए चबाते हुए जो गम और गुस्सा निकाला है पाकिस्तान के ऊपर, वो तो सारी डिटेल जो है वो शेख साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने सारी दुनिया के सामने रख दी है। इसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट। चलिए ठीक है, ये बता दीजिए कि अब इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिकॉज अगर ये और इस तरह के कुछ केसेस सामने आते हैं ना चौहान साहब, तो फिर ट्रैवल बैन्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। आपको मालूम है ये बात? इसके ऊपर सख्ती से जनाब चेक एंड बैलेंस होगा, ताकि आइंदा किसी भी फ्रॉडिये को इस चीज की जरूरत ना हो कि वो किसी और फ्रॉडिये के नाम के ऊपर जो है वो बेगम रेंचर। सही जी, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी रिवायती बातें भी उन्होंने की, लेकिन अच्छी बात यह है कि एंड में उन्होंने ये भी कहा कि वो सिस्टम को जो है वो सिक्योर करने की और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक जी। औरत का हक हमारे मुआशरे में हमेशा से ही मौजूद बहस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खवातीन की विरासत के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। अदालत उस्मा ने फैसला ये दिया जी कि खवातीन को विरासत में हक अपनी जिंदगी में ही लेना होगा। खवातीन जिंदगी में अपना हक नहीं लेंगी तो उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानून विरासत में खवातीन के हक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये देखना यह होगा कि खवातीन खुद अपने हक से दस्तबरदार हों या दावा ना करें तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की रिहायशी खवातीन के बच्चों का नाना की जायदाद में हक का दावा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ईसा खान ने 1935 में अपनी जायदाद जो है वो बेटे अब्दुल रहमान को मुंतकिल कर दी थी और दोनों बेटियों को अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था, लेकिन दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी में वरासत नामे को चैलेंज नहीं किया था। ताहम दोनों खवातीन के इंतकाल के बाद इनके बच्चों ने 2004 में नाना की वरासत में हक़ दावा दायर किया था, जबकि सिविल कोर्ट ने बच्चों के हक में फैसला दिया था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने कालादम करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। हमारे मुआशरे का एक बड़ा अलमिया यह है कि औरत को हमेशा से ही उसके हक से महरूम रखा जाता है। इस्लाम ने खवातीन को समाजी, कानूनी, मुआशी और सियासी तनाजुर में तमाम बुनियादी हकूक़ अता किए हैं। इनमें ज़िंदगी का हक, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, बाप, शौहर और बेटे की जानिब से मुकम्मल कफ़ालत, तालीम, कारोबार या माल कमाने का अख्तियार, जायदाद रखने, वरासत, रजामंदी से शादी, मेहर, नाचाकी की सूरत में खुला, शौहर से अलहदगी की सूरत में बच्चों के अखराजात, मुतलका या बेवा के लिए दूसरी शादी, आज़ादी राय का इजहार, इबादत और समाजी सरगर्मियों में शमूलियत जैसे हकूक़ शामिल हैं। मगर मसला यहाँ पर यह है कि औरत के साथ नाइंसाफ़ी उसके अपने ही घर से शुरू हो जाती है। ना तो औरत बाप की तरफ से औलाद को दी गई जायदाद में से हिस्सा मांगती है और ना ही हिस्सा लेने के लिए आवाज़ उठा पाती है। उसमें भी एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि हम शायद बेटियों की तरबियत ही इस तरीके से करते हैं, क्या यही सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है कि बेटियों के लिए बेहतर है कि वो अपना हिस्सा जो है वो छोड़ दें, जिसकी वजह से मुआशरे में औरत की हक तलफी की जो रिवायत है वो आम हो जाती है। अगर हम अपने घरों में खवातीन को हिस्सा देंगे और ख़वातीन भी अपना हिस्सा लेने की रिवायत को मुआशरे में रिवाज देंगी तो मुआशरे में औरत को अपना हिस्सा लेने में कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी मुफ्ती गुलाम माजिद साहब हैं, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। ये तमाम मुद्दा मुफ्ती साहब हमने आपके सामने रखा है। ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किस तरह से देखती है इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। विरासत, ख़वातीन की विरासत हो या दूसरी विरासत हो, उसके बारे में एक उसूली बात समझ लेनी चाहिए
وراثت در حقیقت ایک ایسی ملکیت ہے جس کو شریعت میں اضطراری ملکیت کہا جاتا ہے. اضطراری ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چاہے نہ چاہے اس کی ملکیت میں خود بخود وہ منتقل ہو جاتی ہے، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے وراثت کو جاری کیا. وراثت دیگر مذاہب میں اس انداز سے نہیں تھی. اسلام نے وراثت کو نہ صرف جاری کیا بلکہ مرد اور عورت کے فرق کو ختم کیا، دونوں کو وراثت کا حصہ عطا کیا. تقسیم وراثت کا اصول رشتہ داریوں کے مختلف اصولوں پر نکلتا ہے. جس کی جس طرح کی رشتہ داری ہوگی اس انداز سے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. کسی شخص کو بھی وراثت میں سے محروم کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ قرآن و سنت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے، بلکہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اس پر بہت سخت قسم کی احادیث بھی وارد ہیں. قرآن پاک کی اگر آیت کو ہم دیکھیں جو سورۃ النساء میں ہے، جس میں پہلے وراثت کے تمام احکامات بیان کیے گئے، مرد عورتوں کے حصے مقرر کیے گئے، آخر میں یہ کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور آخر میں یہ کہا کہ جو ان حدوں کی خلاف ورزی کرے گا، نافرمانی کرے گا، ان کے لیے آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. تو کسی صورت میں بھی وراثت کے اصول کو اور وراثت کے حکم اور حق کو ختم کرنا ناجائز اور حرام ہے. اب میں سپریم کورٹ کے موجودہ فیصلے کی طرف آتا ہوں. صحیح. اس فیصلے میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ لوگوں کو نہیں پتہ. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے جس کی وراثت کا یہ کیس تھا، اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو جائیداد منتقل کی، صحیح، بیٹیوں کو کچھ نہ دیا. یہ مسئلہ وراثت سے الگ ہے. اس کا حکم وراثت سے بھی زیادہ سخت ہے. اچھا. یہ شرعی طور پر ہبہ اور گفٹ ہے. ہبہ اور گفٹ کا شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس میں مرد عورت کی کوئی تقسیم نہیں. جس طرح وراثت میں بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، گفٹ اور ہبہ میں یہ تقسیم بھی غلط ہے. گفٹ اور ہبہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر زندگی میں جائیداد دینی ہے یا کوئی گفٹ دینا ہے تو جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دینا ضروری ہے. صحیح. ان میں اگر تقسیم کرے گا تو شریعت کی اصطلاح میں یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے کہ میرے والد نے مجھے اپنی جائیداد میں سے کچھ مال گفٹ کیا، ہبہ کیا. میری والدہ نے کہا کہ یہ گفٹ میں اس وقت تک منظور نہیں کروں گی یا مجھے اچھا نہیں لگے گا جب تک کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں. صحیح. چنانچہ حضرت نعمان ابن بشیر کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں آپ کو اس گفٹ والے معاملے پر گواہ بنانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے بیٹے کو دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی دیگر اولاد کو بھی اسی طرح کا گفٹ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اچھا. اس میں آپ نے پوری امت کو یہ تلقین کر دی، حکم دے دیا کہ زندگی میں جو ہبہ کرنا ہے، جو گفٹ کرنا ہے، اس میں دیگر اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کرنی ہے، چاہے ان کی صنف الگ الگ ہی کیوں نہ ہو. مفتی صاحب اب دوبارہ سے ہم اس کیس کی طرف آ جاتے ہیں. اگر وہ برابری نہیں کی گئی تو جس طرح کہ ہم اس کیس میں دیکھ رہے ہیں کہ 1935 میں عیسیٰ خان نے اپنی جائیداد بیٹے عبد الرحمان کو منتقل کر دی اور دونوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تھا. اب جو فیصلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ بیٹیاں اگر اپنی زندگی میں دعویٰ دائر کرتی پھر تو وہ لے سکتی تھیں، لیکن اب اگر آگے سے ان کے بچے یہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ پاسبل ابھی نہیں دکھ رہا، جو کہ فیصلہ اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم زیادہ کمنٹس نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ فیصلہ ابھی اخباری شکلوں میں ہمارے سامنے آیا ہے، خود فیصلے کا متن ہمارے سامنے نہیں ہے. باقی میں آپ کو شرعی حکم یہ بتا دیتا ہوں کہ زندگی میں اس بندہ جب وہ زندہ تھا تو بیٹیاں کلیم شاید کرتی تو ان کو عدالتیں شاید دیتی. شرعاً حکم یہ ہے کہ
بندے کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرے گا تو وہ اپنے لیے گناہ لکھے گا، مرنے کے بعد اس کو مسلسل اس چیز کا گناہ ملتا رہے گا۔ شریعت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا کرے تو یہ ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہبہ مکمل کر دیا، مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نام منتقل کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے قبضہ کر لیا، تو وہ مالک بن جائیں گے شریعت کی نظر میں۔ لیکن ان کے لیے شریعت اخلاقی طور پر ایک اصول متعین کرتی ہے کہ اخلاقی طور پر ان کو یہ چاہیے کہ اپنے والد کو گناہ سے بچانے کے لیے، اس نے تو غلط کر دیا، اپنے والد کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنی بہنوں کو حصہ دے دیتے، اور اگر بہنیں بھی فوت ہو گئی تھیں تو بعد میں ان کی جو اولاد ہے ان کو حصہ دے دیتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں، ورنہ ساری زندگی کیا قیامت تک کے لیے اس کے کھاتے میں یہ گناہ لکھا گیا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو ان کے جائز حق سے محروم کیا۔ اچھا، اس کی اگر ہم ازیوم کر لیں مفتی صاحب، تو اس کی ایک یہ بھی تو صورتحال بن سکتی ہے نا، یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ خان صاحب نے اپنی بیٹیوں کو روپے دے دیے ہوں یا پیسوں کی صورت میں جو ہے وہ ادائیگی کر دی ہو اور جائیداد جو ہے وہ بیٹے کو منتقل کر دی ہو، تو اس طرح کی صورتحال میں بھی کیا ٹھیک ہے کہ اگر پیسے آپ بیٹیوں کو دے دیں اور بیٹے کو جائیداد منتقل کر دیں؟ تو ایسی صورت میں رضامندی کا ایک اصول ہوتا ہے، اچھا، اگر راضی ہو جائیں اور بظاہر ایسی صورت بنا دی جائے کہ جتنی قیمت کی جائیداد ہے اتنی ہی قیمت اور اتنی ہی بازاری رقم ان کے حوالے کی گئی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس مساوات کے خلاف کرنے کا کوئی گناہ ان کو نہ کریں، ورنہ تو یہ ہے کہ مساوات ہر لحاظ سے ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جائیداد جو ویلیو اور وقت رکھتی ہے عام طور پہ قیمت اور روپیہ اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مفتی غلام ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نظریاتی کاؤنسل، اور اس مدعے کے اوپر جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا کوئکلی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ میں۔ گزشتہ ایک مہینے سے عارضہ قلب میں مبتلا لیجنڈری کامیڈین عمر شریف علاج کے لیے امریکی ویزے اور سندھ حکومت کی جانب سے فنڈز ملنے کے باوجود امریکہ روانہ نہیں ہو سکے ہیں اب تک۔ عمر شریف کو علاج کے لیے کراچی سے امریکی شہر واشنگٹن منتقل کرنے کے لیے سندھ حکومت نے 20 ستمبر کو 2 کروڑ 84 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بھی جاری کی تھی، تاہم 3 دن گزر گئے ہیں اب، اور اس کے باوجود بھی ان کے لیے ایئر ایمبولینس نہیں پہنچ سکی ہے، اور اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمر شریف صاحب نجی پرواز کے ذریعے امریکہ جا سکتے ہیں۔ ایئر ایمبولینس میں تاخیر کے حوالے سے عمر شریف کے بیٹے جواد عمر نے 22 ستمبر کو نجی ٹی وی کو یہ بتایا تھا کہ ایئر ایمبولینس پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے اور انہیں جلد ہی شیڈیول جو ہے وہ مل جائے گا۔ جواد عمر کے مطابق اجازت ملنے کے بعد ہی ایئر ایمبولینس انہیں شیڈیول فراہم کرے گی اور انہیں امید ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران انہیں شیڈیول مل جائے گا، تاہم ایک دن گزر جانے کے بعد یعنی 24 گھنٹے بیت گئے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں شیڈیول جاری نہیں ہو سکا۔ جواد عمر کے مطابق ان کے والد کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور اب آرام سے ایئر ایمبولینس میں سفر کرنے کے وہ قابل ہو چکے ہیں، تاہم ایئر ایمبولینس کی آمد میں تاخیر سے عمر شریف کو اہل خانہ کو ہمراہ منتقل کرنے کے حوالے سے ایک نیا مسئلہ سامنے آیا، جس کے بعد یہ توقع کی جاری ہے کہ عمر شریف کے اہل خانہ کو ان کے ہمراہ نہیں بلکہ کمرشل فلائٹ کے ذریعے امریکہ روانہ کیا جائے گا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں جی کہ ایئر ایمبولینس کینیڈا سے پاکستان آئے گی اور امریکہ جاتے ہوئے یورپ میں وہ کسی ایک ملک میں سٹاپ کرنے کے بعد دوسرا سٹاپ کینیڈا میں کرے گی اور پھر آخر میں وہ امریکہ پہنچے گی۔ رپورٹ کے مطابق ایئر ایمبولینس کے یورپی ملک اور کینیڈا سٹاپ کرنے کی وجہ سے عمر شریف کے اہل خانہ کو امریکہ کے علاوہ کینیڈا اور یورپ کا ویزا بھی درکار ہوگا، دوسری صورت میں انہیں ایئر ایمبولینس میں نہیں بٹھایا جائے گا۔ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا اور کیا عمر شریف کی فیملی ان کے ساتھ جا پائے گی یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اداکار عمر شریف کے صاحبزادے جواد عمر صاحب۔ بہت شکریہ جواد عمر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ جواد صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ عمر شریف صاحب کی حالت اب کیسی ہے اور کیا ایئر ایمبولینس میں تاخیر کی وجہ سے اس چیز کا احتمال تو نہیں کہ ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، کیونکہ ان کو تو جلد از جلد علاج کی ضرورت ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بڑا مشکور ہوں، آپ سب انفارمیشن آپ کے پاس ہے، بڑا مشکور ہوں سارے تمام میڈیا کا جو اتنا کنسرنڈ ہے اور ساری عوام کا جو اتنی دعا کر رہی ہے ابو کے لیے۔ ابو کی طبیعت الحمدللہ بہتر ہے، اسٹیبل کنڈیشن میں، ڈاکٹرز نے میڈیکیشنز پہ آپٹمائز کیا ہوا ہے اور الحمدللہ ابو اسٹیبل ہیں۔ آج تو ان کو شفٹ بھی کیا ہے CCU سے پرائیویٹ وینگ میں،
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू स्टेबल हैं, तो शिफ्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है कि जो एयर एम्बुलेंस है उनको पेमेंट भी सारी जा चुकी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, बट उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें वो परमिशन लेते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से जहाँ जहाँ उन्होंने लैंड करना है, बीच में यूरोप में, कनाडा में, पाकिस्तान में वो एंड पे परमिशन लेंगे, और यहाँ पे इतना कोई मसला नहीं है परमिशन का, मसला उनको वहीं पर ही है। इस वजह से, और फिर उन्होंने कंडीशन भी लगा दी कि जी फैमिली का कोई बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसके पास वैलिड यूरोप का या कनाडा का वीजा होगा। सही। तो उससे हमने फिर ये डिसाइड किया कि बजाय कि हम ताखीर करें इन सब चीजों में, हम लोग कमर्शियल फ्लाइट से अब्बू के साथ, अब्बू एयर एम्बुलेंस में चले जाएं और हम लोग कमर्शियल फ्लाइट में मेरी फैमिली के साथ मैं ट्रैवल करूंगा। तो अभी वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू गिव अस द शेड्यूल राइट नाउ कि वो कब आ रहे हैं, कब लैंड करेंगे, क्या उनकी टाइमिंग है, आई शेयर इट विद मीडिया। अभी तक यानी जवाब हम ये समझे कि कॉन्फर्मेशन अभी भी नहीं है आपके पास कि कब ये लैंड करेगी एयर एम्बुलेंस? नहीं, अभी भी नहीं है, और अभी वो बताएंगे आज मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एक मसला ये भी है कि वहाँ पे जब यहाँ पे दिन होता है वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है, उसमें भी टाइम जो है वो टाइम डिफरेंस आ रहा है काफी। तो अच्छा जवाब, कोई पाकिस्तान में इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है? आप बताइएगा, कोई कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई थी कि कोई एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान में मौजूद हो या वो ऑपरेट करती हो? तो नहीं, हमने कोशिश पहले की थी, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो क्विक रिस्पांस मिला वो इन्हीं से मिला था। लेकिन जो उस टाइम पे इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस से आगाह नहीं किया था हम लोगों को, ये चीजें इन्होंने बाद में बताई है कि जी ये ट्रैवल नहीं कर सकते, या जो भी इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, एंड दे थॉट के अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तानी पासपोर्ट्स गए उनके साथ, उनके पास, तो दिन दे सेड कि जी आपको वीजा चाहिए होगा। आई थिंक ये रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल लॉ है। So we are just waiting, very hopeful कि in the next 24 hours इंशाल्लाह we'll get a schedule, और वो जब शेड्यूल एक दफा हमें मिल जाएगा तो फिर we'll be pretty sure कि हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो नहीं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्टॉप्स की आपने बात की थी, अब इसकी वजह से कहा जा रहा है कि फैमिली को वीजाज दरकार होंगे जहाँ पर स्टॉप करेगी एयर एम्बुलेंस, तो उसके लिए क्या हो रहा है? क्या आप लोग साथ ट्रेवल नहीं करेंगे, या आप लोग फिर वीजाज के लिए एप्लीकेशन अब देंगे, उसमें टाइम लग जाएगा? नहीं, हम लोग वीजाज के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे। हम लोग इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई इसका जवाब नहीं बनता कि मैं अब कनाडा और यूरोप का वीजा लूं, इतनी मैं क्यों करूं? मैं तो कमर्शियल फ्लाइट से चला जाऊंगा। मुझे कोई हमारी फैमिली को, मेरी वालदा को, मेरे भाई को और मैं जो हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोगों को जरूरत नहीं है कि हम इस हाजिल में पड़े। सबसे पहले हमारा फोकस अब्बू की हेल्थ है कि अब्बू खैरियत से जितनी जल्दी हो सके वो वाशिंगटन हॉस्पिटल पहुंच जाए। अगर वो एम्बुलेंस में भी जाते हैं तो आई एम श्योर कि एम्बुलेंस एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ के साथ ट्रैवल करेगा विद डॉक्टर एंड नर्सेज, सो दे विल टेक गुड केयर ऑफ माय फादर। सही है। रही बात इस चीज की, तो बस यही कंसर्न है कि वो हमें जितनी जल्दी बताएं उतना ही अच्छा है, ताकि हम लोग अपने फिर ट्रैवल प्लान्स भी अकॉर्डिंगली कर सकें। और आप सब लोगों से गुजारिश भी करूंगा, जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे और देख रहे हैं, कि प्लीज अब्बू को दुआ में याद रखिएगा। इस वक्त हमें आपकी दुआ की जरूरत है इस टाइम में। बिल्कुल, सब लोग दुआएं कर रहे हैं। जवाद, उमर शरीफ साहब से पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो हर वक्त उनको दुआओं में याद रखे हुए हैं। अच्छा जवाद, ये इस प्रोटोकॉल, क्या ये कोई प्रोटोकॉल होता है खास जिसको फॉलो करना पड़ता है? बिकॉज एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब एक शख्स की तबीयत ख़राब है, जल्द से जल्द उसको उस जगह पे पहुँचना है जहाँ पर इलाज शुरू होना है। तो ये जो बीच में 2 स्टॉप्स आ रहे हैं, ये किस किस्म का प्रोटोकॉल है? आपने पता करने की कोशिश की है कि ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह से ताखीर होगी ऑब्वियसली। ये प्राइवेट जेट है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉप्स करेगा, या फिर उनकी जो कंपनी है वो ही इस तरह का रूट लेगी जिसमें उनको 2 स्टॉप्स करने पड़ेंगे, और वो आराम से तसल्ली से आएंगे, तसल्ली से ट्रैवल करेंगे। उनको जल्दी नहीं होती किसी भी चीज की, या जल्दी होती है। मुझे इस तरह, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं की है, पर होगा उनका कोई इस तरह का कोई उनका ट्रैवल प्लान होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अभी आपको जल्द से जल्द एयर एम्बुलेंस के शेड्यूल के हवाले से पता चल जाए, इसके लिए आप किससे डायरेक्टली राब्ते में हैं? मैं डायरेक्टली एम्बुलेंस सर्विस से राब्ते में हूँ, और मैं भी हूँ, डॉक्टर तारिक शहाब भी हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पर यूएसए में, यहाँ पर हम लोग उनसे राब्ते में हैं, और वो हमें यही कह रहे हैं कि जैसे ही हमें परमिशन मिलती है तो हम आपको स्केड्यूल बता देते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला हम उस हिसाब से पहुँच जाएंगे कराची। सही है। और तो किसी किस्म का हाँ जी नहीं कोई मसला नहीं। और तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको उस तरह से फेस तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, हम बड़े मशहूर हैं, हम बहुत मशहूर हैं सिंध गवर्नमेंट के, मुर्तजा वहाब साहब के, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, जिन्होंने इतना फास्ट इस प्रोसेस को किया कि वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। उन्होंने फौरन हर चीज करके रख दी है। अब सिर्फ जो है वो उधर से ही है, अमेरिका से, कि वो वहाँ पे जो कंपनी है वो किस तरह से हमें रिस्पॉन्स करती है या वो किस तरह हमें बताती है, आप उनके ऊपर है। हमने तो यहाँ से सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी है,
इवन डॉक्टर्स की भी बात हो गई है आपस में, एम्बुलेंस सर्विस के जो डॉक्टर हैं उनकी भी आपस में बात हो गई है। मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से एक और बात ही कहना चाहता हूँ कि जो अबू की वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं, जो पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, प्लीज उसको डिस्करेज करें और जितना हो सकता है उसको आगे मत फैलाइए, क्योंकि ये चीज बहुत तकलीफ दे है उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल इसकी रिक्वेस्ट भी कर देती हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये होता है, मैं बिल्कुल आपके जज्बात को जवाब समझ सकती हूँ। उमर शरीफ साहब बड़े प्यारे इंसान हैं, वो लोगों को हमेशा हंसाते रहे हैं, बिल्कुल वो हमेशा लोगों को हंसाते रहे हैं, और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि इस हालत में उनकी तस्वीरें इस तरह से वायरल ना हो। एक शख्स जो पूरी जिंदगी हंसाता रहा है लोगों को, अब इसको इस हालत में देखकर यकीनन बुरा लग रहा है। लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह लोग अपने हीरो को इस तरह नहीं देखें। मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान से इश्क किया है और मेरे वालिद साहब के हर पैगाम में पाकिस्तान की खुशबू आती है। उन्होंने वतन की मिट्टी से प्यार किया है और पाकिस्तानियत को हमेशा प्रमोट किया है। हर जगह पे पाकिस्तान, हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का परचम लहराया है। वो इश्क करते हैं पाकिस्तान से। तो मेरी एक गुजारिश है कि जितने बहुत प्यार लोग करते हैं मेरे वाले साहब से, गुजारिश है कि अगर वो तस्वीरें जो हैं वो ना वायरल हों तो बहुत हम लोग मशहूर होंगे आप सबसे। सही, बहुत शुक्रिया जी। जवाद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक रिक्वेस्ट भी उन्होंने जाते जाते की है, जो आई होप जो उमर शरीफ साहब के फैंस हैं और जो दीगर लोग हैं, अगर आप किसी भी वजह से वो वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को बताने के लिए कि देखिए जी कितनी तबीयत ख़राब है, तो उनकी फैमिली को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और ये मुनासिब बात है भी नहीं कि इस हालत में इस तरह से आप एक ऐसे आदमी की वीडियोज़ खासतौर पर शेयर करें जो पूरी ज़िंदगी लोगों को हंसाने का काम करता रहा। अब लोग दुखी होते हैं उनको इस हालत में देखकर, उनके लिए दुआ कीजिए और इस तरह की वीडियोस को बराए मेहरबानी प्लीज़ वायरल मत कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।